हेलो माय डियर। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के हिंदी सेशन में मैं रवि आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जो विषय वस्तु हैं, हिंदी चैप्टर्स में, हिंदी विषय वस्तु में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों से मैं मुखातिब हूं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब यदि आप भविष्य के शिक्षक बनना चाहते हैं, आप डीएलएड की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उससे आप जो है भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं के पूर्व के एग्जाम में किस प्रकार के हिंदी विषय से प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं और उसके प्रश्न की मानक क्या होती है, क्या लेवल होता है, वो तमाम चीजें हमें जो है प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफी जो है अहम रोल प्ले करता है विद्यार्थी लोगों के लिए। तो आइए मैं आप लोग को दिखा दूं कि आज का जो सेट हम लोग उठाए हैं वो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की डीएलएड की जो पुस्तक है उसका 30/8/2025, 30 तारीख 8वां महीना 2025 में जो सवाल पूछे गए हैं डीएलएड में हिंदी विषय का, उसी प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पहले नंबर पे देख रहे हैं आप जो प्रश्न लिखा हुआ है, महामूर्ख को देखकर लड़का ने कहा महापंडित जी पधार रहे, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आइए इसी को थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं ताकि प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए। आप लोग पहले से भी सेट बनाए होंगे, क्वेश्चन बनाए होंगे, तो कितना बना है, कितना अच्छा आप बना पाए हैं, कितना स्कोर पाए हैं, किए हैं, कौन नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हुआ, ये तमाम हम लोग सोल्यूशन में समझ लेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन की महामूर्ख को देखकर लड़का ने कहा महापंडित जी पधार रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है। माय डियर, शब्द शक्ति कोई भी वाक्य में जो शब्द अप्लाइड है, शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, उस शब्द का क्या भाव है, उस शब्द की क्या उपयोगिता है, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। यह हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कह रहा है कि महामूर्ख को देखकर, एक लड़का जो है देखा कि इसको महामूर्ख को, जो बिल्कुल मूर्ख है, भौचट है, और उसको देख करके वो कह रहा है कि देखिए महापंडित जी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, तो है मूर्ख और उसको विद्वान कह रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति पर किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है। तो जब वाक्य का भाव व्यंगात्मक हो तो वहां पे जो शब्द की शक्ति होती है, शब्द का जो सौंदर्य होता है, शब्द से जो फ्लेवर आता है, उस फ्लेवर को, वैसी शब्द की शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो प्रथम नंबर का जो हमारा जवाब होगा माय डियर, ये हमारा क्या होगा, 1 नंबर। इसका जवाब आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आप कहिएगा कि अभिधा और लक्षणा क्या है। तो जब कोई शब्द है और उस शब्द का, किसी भी शब्द का एक अपना सामान्य अर्थ होता है, जो उसका अर्थ है वो है, तो शब्द का जो शब्द है वही अर्थ हो, सामान्य अर्थ हो, तब वो शब्द की जो शक्ति है उसको हम अभिधा कहते हैं। लक्षणा, कोई शब्द है लेकिन वो शब्द जो है कुछ विशेष अर्थ प्रदान कर रहा हो। जैसे मेरा विद्यार्थी शेर है, तो माय डियर कोई विद्यार्थी शेर होगा या बाघ होगा, नहीं होगा, लेकिन यहां शेर का अभिप्राय है कि मेरा विद्यार्थी जो है पढ़ने में बेहतर है, पढ़ने में ताकतवर है, पढ़ने में अच्छा है। माने ताकतवर यहां कहने का मतलब कि पढ़ने में कोई जो है ताकत आ जाएगा, इसका अभिप्राय है मतलब टैलेंटेड है, समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है उसके पास। तो शेर का भाव यहां अलग है। मेरा विद्यार्थी है जो शेर है, मतलब एक व्यक्ति को, इंसान को शेर बताया जा रहा है किसी प्रयोजन में, किसी परिप्रेक्ष्य में। तो यहां पे शेर जो शब्द है इसका अभिप्राय अलग है, इसकी फ्लेवर अलग है, इसकी शक्ति, इसकी उपयोगिता अलग है। तो ऐसी शक्ति जब शब्द की आती है तब उसको लक्षणा कहते हैं। तो यहां पे लक्षणा और अभिधा नहीं है, यहां पे व्यंग किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को। तो जवाब आपका 1 होगा। आशा करते हैं कि आपको काफी अच्छा तरीके से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। महान देशभक्त तथा पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 को इलाहाबाद में हुआ था।
इनके पिता ग्वालियर राज्य में अध्यापक थे, अतः विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य में मुंगावली नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। प्रश्न जो पूछ रहा है माय डियर कि प्रताप का कार्यालय किसका आश्रय स्थल बन गया। अब आगे देखते हैं। उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इतिहास, गणित आदि विषयों का अध्ययन किया। कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज से इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका विवाह चंद्र प्रकाश देवी से हुआ। यही उनका संबंध पत्रकारिता से हुआ। इन्होंने अपने समय के पत्र कर्मयोगी के लिए लेख, टिप्पणियां और समाचार लिखना प्रारंभ किया। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। अब देखिए 9 नवंबर 1913 से कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रारंभ किया। प्रताप का कार्यालय, जो प्रताप जी थे उनका कार्यालय क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बन गया। आश्रय स्थल किसका बना है? तो प्रताप जो हमारा जो साप्ताहिक जर्नल था, उसका कार्यालय, उसका आश्रय स्थल किसका बना? क्रांतिकारियों का, पत्रकारों का, कवियों का, लेखकों का नहीं। तो यहां पे एक गद्यांश दिया हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं और उसका जवाब देना है। तीसरा, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किस काल का नामकरण किया गया? माय डियर देखिए, हिंदी साहित्य में काल का विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य में क्या चीज किया गया माय डियर? काल का विभाजन किया गया है। तो किसी चीज में जब किसी भी चीजों का, किसी भाषा का, किसी साहित्य का काल का जब विभाजन होता है, तो इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो यह है कि देखिए आदिकाल जो नाम पड़ा है, ये काल विभाजन के आधार पर, हिंदी भाषा साहित्य के काल विभाजन के आधार पर, विभाजन की प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल का नाम दिया गया है। और आदिकाल का जो समय होता है माय डियर, वो 1050 से 1350 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल का समय है। रीतिकाल जो है माय डियर 1700 से 1900 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। और भारतेंदु युग जो है माय डियर, यह हमारा 1850 से लेकर के और 1900 तक का 50 साल का जो काल है उसको भारतेंदु युग कहा जाता है। तो भारतेंदु युग जो है ये क्या चीज पे है? किसी व्यक्ति के नाम पे है, किसी व्यक्ति के नाम पे भारतेंदु युग है। आदिकाल का जो नामकरण हुआ है ये काल विभाजन के नाम पे हुआ है, तो इसमें ये भी नहीं हुआ। प्रवृत्ति के आधार पे रीति काल का नामकरण किया गया है, चूंकि रीति काल में ही प्रबंध काव्य और लक्षण ग्रंथ की रचना शुरू हुई थी। इसीलिए लक्षण ग्रंथ और प्रबंध काव्य की रचना होने के कारण रीति काल को प्रवृत्ति काल से जानते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर इसकी नामकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा से प्रश्न हो गया माय डियर। एक भाषा साहित्य के काल विभाजन से प्रश्न हुआ, शब्द शक्ति से प्रश्न हुआ, एक गद्यांश से प्रश्न था माय डियर। तो चौथा प्रश्न है आपका क्या चीज से? तो मुहावरा से। मैदान छोड़ना का अर्थ होता है जब कोई रण क्षेत्र में वीर वांकुरा जाता है और हारने के डर से मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है, तब उसको बोलते हैं माय डियर मैदान छोड़ना। रण क्षेत्र में युद्ध करना नहीं, रण क्षेत्र में घायल होना नहीं माय डियर, रण क्षेत्र में रुक जाना तो यह भी जवाब नहीं होगा। इसका सही अर्थ है रण क्षेत्र से भाग खड़ा होना, पीठ दिखाना, रण क्षेत्र से भाग जाना। जहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित हो, वह कौन सा अलंकार होता है? जब कोई भी प्रस्तुत चीज हो और कोई अप्रस्तुत चीज हो, मतलब जो डायरेक्टली हमको जो चीज दिख रहा है वो और जो नहीं दिख रहा है वो, इन दोनों के बीच में जब समान संबंध स्थापित हो, तब वैसे अलंकार को दीपक अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? वैसे अलंकार को दीपक अलंकार कहते हैं। अब है दूसरा, पहला नंबर पे ऑप्शन है कि प्रतीप अलंकार किसको कहते हैं? तो उपमा भी अलंकार का एक उदाहरण है। उपमा के ठीक विपरीत जब हम किसी की ता, सी, चाहे सम से किसी चीज का उपमा देते हैं, जैसे गुलाब सा चेहरा, तो यहां पे चेहरा का हम उपमा दे रहे हैं किस चीज से? तुलना कर रहे हैं किससे? गुलाब से। बीच में क्या लगा हुआ? सा।
तो सा सी या सम से जब दो चीजों की तुलना होती है तो उसको उपमा कहते हैं। और जब उपमा के विपरीत, उपमा से ठीक अलग, जब उपमान और उपमेय की तुलना किया जाए और वहां उपमान को उपमेय से हीन बताया जाए, उपमान जो है मतलब जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उसको जिससे तुलना कर रहे हैं उससे छोटा दिखाया जाए, तब उसको हम बोलते हैं माय डियर प्रतीप अलंकार। जैसे एक एग्जांपल दे दें कि सिया मुख समता किमी करे चंद्र बापुरो, मतलब सीता के मुख की जो आभा है, सीता की मुख की जो सौंदर्य है, हम उसको किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से उसकी तुलना कर रहे हैं। किमी, हम यहां बता रहे हैं कि किमी करे चंद्र बापुरो, मतलब चंद्रमा बेचारी, चंद्रमा बेचारा जो है वह सिया के मुख से कैसे तुलना कर सकता है, सिया के मुख के समान कैसे हो सकता है। तो तुलना किसका कर रहे हैं? सीता को। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। लेकिन यहां उपमान जो सीता है हम उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं और जो उपमेय है जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हीन बता रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। तो ऐसे अलंकार को प्रतीप अलंकार कहते हैं। तो यहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध हो तो दीपक अलंकार, प्रतीप अलंकार। जब उपमान को ऊपर बताएं और उपमेय को छोटा बताएं तो प्रतीप। संदेह, जब कोई वाक्य, कोई काव्य का भाव में, जब कुछ काम में, कोई घटना में संदेह हो, शक की स्थिति हो, तो संदेह अलंकार कहते हैं। हालांकि संदेह कोई अलंकार होता नहीं है। विरोधाभास अलंकार, जब किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दें जो सामान्य तौर पे होना संभव नहीं दिख पड़ता है, तो वैसे अलंकार को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो यह भी आपका जवाब नहीं होगा, जवाब आपका 2 नंबर। छठा प्रश्न माय डियर, उदित उदयगिरी मंच पर। तो देखिए उदयगिरी, गिरी जो है मतलब पहाड़ जो है, पहाड़ को किससे तुलना किया गया है? मंच से। रघुवर बाल पतंग, रघुवर को, श्री राम का तुलना बाल पतंग से, सूर्य से किया गया है। विकसे संत सरोज, संत का, ऋषि महर्षि की तुलना सरोज, कमल से किया गया है। लोचन भृंग, सब हर्षे लोचन भृंग, लोचन, लोचन नयन, मतलब नेत्र की तुलना, आंख की तुलना भृंग से, भौरा से किया गया है। तो माय डियर, जब दो वस्तुओं की तुलना डायरेक्ट वे में हो, एक समान रूप में हो, जब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो, बिल्कुल समान कह दिया जाए, एक को एक बता दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि आप फलाने हैं, बिल्कुल स्पष्ट तुलना कर दिया जाए, दोनों के बीच में ऐसी तुलना हो कि कोई अंतर ही नहीं दिखाई पड़े, तो वैसे अलंकार को क्या कहते हैं माय डियर? रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहां डायरेक्ट गिरी को मंच से, रघुवर को बाल पतंग से, संत को सरोज कहा गया, लोचन को भृंग कहा गया। डायरेक्ट तुलना है, प्रत्यक्ष तुलना है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो रूपक अलंकार हो गया। यमक अलंकार, जब किसी काव्य धारा में, काव्य की वाक्य में एक शब्द की का उपयोग एक से अधिक बार हो, किसी शब्द का उपयोग एक से अधिक बार हो और जितना बार वो शब्द आए उसका अर्थ बदलता जाए, हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक 2 बार शब्द आया है। एक बार कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार जो कनक का अर्थ आया है, कनक का भाव है, उसका मतलब धतूरा, जिसके खाने से बौरा जाता है। और सोना, जब ज्यादा सोना, ऐश्वर्य, धन प्राप्त हो जाता है, उससे भी आदमी बौरा जाता है। एक खाए बौराए नर, एक पाए बौराए। तो कनक शब्द का यहां 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार अर्थ अलग हो गया, तो उसको ऐसे काव्य धाराओं को यमक अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में भी बताया, सा सी सम से जब 2 चीजों की तुलना हो तो उपमा अलंकार होता है। जब कोई वाक्य में एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार बारंबारता हो, एक व्यंजन वर्ण बार बार आए, तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां अनुप्रास भी नहीं होगा। जैसे जन रंजन मन भंजन, ठीक है, तो सारे जगहों पे लगातार बार बार न शब्द आ रहा है, न वर्ण आ रहा है, अक्षर आ रहा है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। का सरिवरित ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। माय डियर, यहां देखिए
जब अलंकार में, जब काव्य धाराओं में, जब काव्य के वाक्यों में उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा दिखाया जाए, तब वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब सीधा प्रतीप अलंकार का विपरीत, दीपक अलंकार का सीधा विपरीत हो जाए, तब उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ये जो रचना है, ये जो काव्य है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, काव्य है पद्मावती। तो उसमें पद्मावती के मुख मंडल की जो सौंदर्य है, उसको चंद्रमा के सौंदर्य से भी बड़ा दिखाया गया है। कह रहा है कि का सरवरित ही दे मयंकु, मयंक छे चंद्रमा, तुम्हें क्या मैं कहूं, क्या बताऊं। चांद कलंकी, तुम चांद जो है तुम में धब्बा है, तुम कलंकित हो। वह निकलंकु, हमारी जो पद्मावती है, उसकी जो चेहरे की जो सौंदर्य है, उसकी जो रूप सौंदर्य है, उसके सामने तुम फीका हो। तो चांद की हम यहां तुलना किससे कर रहे हैं? पद्मावती से। लेकिन पद्मावती को श्रेष्ठ और चांद को हीन दिखा रहे हैं। तो यहां पे व्यतिरेक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? तो जब उपमेय में उपमान की कल्पना किया जाए, जब उपमेय में उपमान की कल्पना, मतलब जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे दोनों उसी में हो, उसी में समाहित हो, पहचानने के लिए जब जनु, मनु, मानहू, मानो ऐसे शब्दों से दो चीजों की तुलना हो, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वह ऐसी सुंदर है मानो चंद्रमा, वह इतना बहादुर है मानो शेर। तो मानो, मनहू, जनो, जानहू, इस प्रकार के शब्द से जब तुलना स्थापित किया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहां पे वैसा कुछ है नहीं, अफर्ती अलंकार होता नहीं है। दृष्टांत अलंकार, जब काव्य धाराओं में, जैसे यहां पे देखिए दो छोटे छोटे वाक्य हैं, ठीक है, तो एक वाक्य का समर्थन दूसरा वाक्य करे, तब उसको दृष्टांत बोलते हैं। मतलब एक चीजों का, एक वाक्यों का, एक भावों का किसी दूसरे भाव से परिपुष्ट करें, उसको स्थापित करें, उसको समर्थन करें, उसको बूस्टअप करें। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, एक लाइन है। दूसरा लाइन है रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दूसरा लाइन जो है पहला लाइन का व्याख्या कर रहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब अभ्यास करते करते मूर्ख आदमी भी अच्छा हो जाता है। इसका उदाहरण कौन दे रहा है? दूसरा, कि जैसे रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो ऐसे भाव जब काव्य धाराओं में होती है, तब उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो यहां पे दृष्टांत भी नहीं है। 7 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर? बी नंबर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आइए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, वह दृश्य जगत भाषित है, विन कर्म शिवत्व नहीं है। तो देखिए 14-14 यति और गति जो है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहां यति और गति जो है, यति जो है 14 वर्ण पे रुक रहा है, विराम ले रहा है, और गति जो है से 12 से 16 के बीच में है। मतलब ये 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरि गीतिका। 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद हरि गीतिका इसको बोलते हैं। 10 जैसे देख लीजिए, हम 1 2 और ओकार है तो 3 हो गया, क्योंकि मात्रा भी है। जो 2 गो इसमें हो गया तो 3 2 5, कुछ में 2 गो हो गया तो 5 2 7, देख में 2 1 एकार है तो 3 हो गया, तो कितना हो गया? 7 3 10, 11 12 13 1 14, 14 इसमें है। फिर यहां से यहां देखिएगा तो 14 मिलेगा, फिर यहां से यहां और यहां से यहां, इस तरह से 14-14 मिलकर के 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद बना रहा है हरि गीतिका। यहां जवाब 1 हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा माय डियर। आगे देखें, महोजस्वी का संधि विच्छेद कहां है? क्या होगा? संधि विच्छेद, संधि जो है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। यहां जो उदाहरण है माय डियर, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि 5 तरह का होता है।
इसमें एक है वृद्धि संधि। तो ये महौजस्वी जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए, जब अ या आ के साथ ए, ऐ, ओ, औ जुड़े और ये दोनों मिल करके औ बना दे, तब उसको वृद्धि संधि कहते हैं। स्वर संधि क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो स्वर वर्णों का मेल हो रहा है। महौजस्वी मतलब महा जोड़ ओजस्वी। तो महा पहला पद, उसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। ओजस्वी मतलब क्या जुट रहा है? आ और क्या जुट रहा है? ओ जुट रहा है। तो आ और ओ दोनों जुट करके क्या बना दे रहा है माय डियर? औ। आ और ओ मिलकर के बना दिया औ, महौजस्वी। तो ऐसे संधि जो है, जब स्वर संधि का मेल होता है, स्वर वर्णों का मेल होता है, तब उसको स्वर संधि कहते हैं। और उसमें भी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे चलें, क्या बता रहा है? 10वां प्रश्न है, जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, समास से प्रश्न आ रहा है माय डियर, संधि से प्रश्न आ रहा है, शब्द विचार से, वाक्य विचार से, मुहावरा है आपका, रस है, अलंकार है, छंद है। ये 6-7 चैप्टर हैं जिससे सबसे अधिक डीएलएड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि हमें किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, कि हमें पता हो जाए कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न कौन कौन से विषय वस्तु से आता है, इसकी कंटेंट्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, प्रश्न पूछने का बोर्ड का क्या मेथड है, और जो प्रश्न पूछता है वो किस लेवल का पूछता है। ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है। और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि लगभग परीक्षाओं में आपका 35 से 40% जो प्रश्न होता है माय डियर, वो रिपीटेड पूर्व के सालों का प्रश्न होता है। तो प्रीवियस ईयर बनाना जो है बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है विद्यार्थियों के सफल होने में। जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। पुत्र है किसका? राजा का। राजा का क्या है? तो पुत्र। तो हमेशा पुत्र पे फोकस है। पुत्र है किसका? राजा का। राजा का क्या है? तो पुत्र। तो पुत्र पे फोकस है, दूसरा पद प्रधान है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस शब्द का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखें, अव्ययी भाव समास, जिस पद में प्रथम पद अव्यय हो, यथा, अथवा, ये सब जुड़ा हुआ हो, यहां वहां, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का उदाहरण जैसे ले लेंगे, यथा भक्ति। यथा भक्ति, भक्ति दूसरा पद है, प्रथम पद है यथा। यथा जो है माय डियर अव्यय है, जिसपे संज्ञा सर्वनाम से इस पे कोई अर्थ मतलब जो है असर नहीं पड़ता है, तो ये अव्ययी भाव। बहुब्रीहि समास, लंबोदर, गजानन, है ना, चतुर्भुज, ये सब बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। वैसा समस्त पद, वैसा समासिक पद जिसका एक अलग अर्थ निकले, खास अर्थ निकले, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस वैसे समस्त पद या समासिक पद जिसके दोनों पद समान हो, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, मां बाप, मां पिता, ठीक है, भाई बहन। नीचे दिए गए प्रश्न में रेखांकित पद का पदबंध बताइए। पद और पदबंध, तो हम लोग को समझना होगा कि पद क्या है और पदबंध क्या है। किसी भी वाक्य में शब्द का प्रयोग किया गया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को शब्द नहीं कह के बोलते हैं पद। और जब दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ समूह बनाकर के एक भाव उत्पन्न करें, तब उसको बोलते हैं पदबंध। तो यहां अयोध्या के राजा दशरथ के, यहां से यहां तक 4-5 शब्द हैं, तो शब्दों का एक ग्रुप हो गया और इसका एक अर्थ है, एक भाव है, तो ये पदबंध हो गया। कैसा पदबंध है? तो अयोध्या संज्ञा है, राजा दशरथ सब संज्ञा है, इसमें कोई सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब कुछ है नहीं है माय डियर। शब्दों के समूह में ऐसा कुछ नहीं है, केवल संज्ञा है, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम रहता तो सर्वनाम पदबंध होता, विशेषण रहता तो विशेषण पदबंध होता, क्रिया का समूह रहता तो क्रिया पदबंध होता। आ जाइए अगले प्रश्न। वीरों का कैसा हो बसंत, डगमग 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 करे अवनी और दिगंत। मतलब यहां क्या है? वीर रस की परिकल्पना है, साहस है, उत्साह है, ओज गुण है, जोश है, जुनून है। वीरों को यहां क्या है? एक वीर को, एक साहसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? उसके दिल को भड़काया जा रहा है, उसमें आग धधकाया जा रहा है। तो जहां पे जोश हो, उमंग हो, उत्साह की
भाव हो जिस काव्य की धारा में, उसे क्या कहते हैं माय डियर? वीर रस कहते हैं। श्रृंगार रस प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के बीच में प्रेम सौंदर्य हास्य का विवरण हो, मिलन विरह का भाव हो, तब श्रृंगार रस होता है। करुण रस करुणा, एक दूसरे के प्रति दया का भाव हो तो करुण रस होता है। जैसे एक काव्य धारा है, बताएं, एक काव्य धारा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणापति करुणा करके रोए, करुणा करके करुणापति रोए। मतलब यहां जो बताया जा रहा है काव्य में कि सुदामा की दीन दशा को देखकर, दीनहीन स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण जो हैं, जो करुणा के सागर हैं, करुणा के पति हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, उनकी भी दिल दहल उठती है, उनके मन में भी दया आ जाती है। तो यहां दया का भाव है इस वाक्य में। तो करुण रस है। रौद्र रस, जहां पे क्या है, रौद्र है, रौद्रता है, तो रौद्र रस हो जाता है। श्रृंगार रस पहले बता चुके हैं, तो ये 3 ऑप्शन आपका कट गया। 12 नंबर का जवाब आपका सी हो जा रहा है माय डियर। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का समावेश है माय डियर? जब किसी व्यक्ति वस्तु के सौंदर्य भाव की चर्चा हो, सौंदर्यता, मधुरता, मुस्कान, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत का भाव हो जिस काव्य धारा में, काव्य की विवेचनाओं में, काव्य की पंक्तियों में, तब उसे माधुर्य गुण कहते हैं। प्रसाद गुण वहां होता है जब सामान्य अर्थ हो, किसी काव्य का अर्थ सामान्य हो, सरल हो, समझ में बिल्कुल स्पष्ट हो, तब उसे जिसको सरलता से समझा जाए तो वह प्रसाद गुण होता है। और जब काव्य की रचना हो तो काव्य की जो पंक्ति है, उन पंक्तियों में उत्साह, जुनून, जोश, उमंग, वीरता का भाव हो, तब ओज गुण उससे निकलती है, ओज गुण का भाव लेकर के आता है। यहां कंकन किंग की नुपुर धुनी सुनी, यहां है भगवान अपने जो है बाजूबंद जो पहने हुए हैं, हाथ के कंगन पहने हुए हैं, उनकी जो कलकल, उनकी जो आवाज है, उसकी मधुरता, उसकी माधुर्य का भाव है। तो माधुर्य गुण यहां पे है। नेक्स्ट देखें, हरि हैं राजनीति पढ़िया है। यहां हरि को, भगवान पे व्यंग किया जा रहा है कि आप तो हरि हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो सब के लिए समान हैं, लेकिन आप भी ऐसा काम कर रहे हैं, आप भी ऐसी भाव दिखा रहे हैं जैसा कोई राजनेता राजनीति पढ़ के आया हो। तो यहां ईश्वर पे व्यंग किया जा रहा है उनके भक्त के द्वारा या उनके जो है से किसी के द्वारा। तो इनमें से क्या है, लक्षणा है? नहीं माय डियर, लक्षणा शब्द में, लक्षणा शब्द शक्ति में जब किसी शब्द का विशेष अर्थ, कोई खास अर्थ होता है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। अभिधा जब सामान्य अर्थ होता है तो अभिधा, जब व्यंग का भाव हो, व्यंग किया जाए तो व्यंजना। ये मैं पहले या दूसरे क्वेश्चन में भी बताया था। तो अब 15 नंबर का प्रश्न है कि कवित वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कवित, तो ध्यान रखें, कवित वर्णिक छंद है, कवित जो है वर्णिक छंद होता है माय डियर, और कवित वर्णित छंद में 31 वर्ण होते हैं। 11 जो है इंद्र ब्रजा में होता है, इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में 11 वर्णिक छंद होते हैं, वर्ण होते हैं। 24 और 41 किसी में नहीं होता है। 24 वर्ण रोला में होता है, रोला भी एक छंद का प्रकार है, इसमें 24 वर्ण होता है। 11 इंद्र ब्रजा या उपेंद्र ब्रजा में होता है, 31 जो होता है कवित में होता है। पूछ रहा है कि कवित में कितने, तो आपका सी नंबर ऑप्शन 31 हो जाएगा। सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो माय डियर, यहां पे एक वाक्य है, सीता किताब पढ़ती है, तो किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है कौन? सीता। सीता क्या करती है? तो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? तो किताब पढ़ती है। तो माय डियर, किताब पढ़ती है कौन? तो सीता। तो सीता हमारा क्या है? कर्ता है। कर्ता को ही उधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधेय। कर्ता को छोड़ करके वाक्य में जितने भी चीज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। तो आइए मिलान कीजिए, सीता विधेय है? नहीं, सीता कर्ता है, उधेय होगा। सीता उधेय है? किताब उधेय है? नहीं। पढ़ती है उधेय है? नहीं, विधेय है।
तो यहां पे जवाब आपका क्या होगा, 1 नंबर सही होगा 16 का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अलंकार संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? तो अलंकार संप्रदाय, जो अलंकार जो है माय डियर, अलंकार के जनक हैं हमारे भामह साहब। दंडी, 10 कुमार चरित्र, काव्य धारा, काव्यादर्श, ये तमाम पुस्तकों के जनक जो हैं, रचनाकार हैं दंडी स्वामी, और काव्यालंकार के जनक हैं वामन, और नाट्य शास्त्र के जनक हैं भरत मुनि। तो ये तीनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के को स्थापित करने वाले महर्षि भामह हैं। भाववाच्य का उदाहरण, माय डियर, वाच्य जो अंग्रेजी में जिसको हम लोग वॉइस बोलते हैं, तो अंग्रेजी में वॉइस 2 होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन वाच्य उसी को हिंदी में बोले तो हिंदी में इसके 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। राकेश पुस्तक पढ़ता है कौन? राकेश, तो एक कर्तृवाच्य है। पूछ रहा है भाववाच्य। पिंकी जग गई कौन? तो पिंकी, तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य है। मैं ऐसा नहीं कर सकता है कौन? तो मैं की यहां प्रधानता है, कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता में कर्तृवाच्य होता है। यहां पूछ रहा है भाववाच्य का उदाहरण, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच गया, भाववाच्य हो गया। पक्षी से उड़ा नहीं जाता, जहां पे भाव प्रधान हो, न कर्ता न कर्म, तो उसे भाववाच्य का उदाहरण मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और वह स्वस्थ हो गया, वाक्य संबंधित है किससे? दवा का पूरा कोर्स किया, वह स्वस्थ हो गया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस इधर है माय डियर, स्वतंत्र वाक्य, इधर भी एक स्वतंत्र वाक्य है। 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े हुए हैं क्या चीज से? और से। तो जब और से, या से, अथवा से, किंतु से, परंतु से 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़ जाएं, तब उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य, एक स्वतंत्र वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। वह स्वस्थ हो गया, मैं आ गया, आप चले गए, सरल वाक्य है। और जब तब, यहां वहां, जैसे तैसे, जैसा वैसा, यद्यपि तथापि, ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों से जब वाक्य जुड़ता है तब उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन हो जाएगा माय डियर 1 नंबर। अगला प्रश्न, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ होता गया। अभी मैं बताया था जैसा वैसा, जब तब, जो है यद्यपि तथापि से शब्द जब जुटेगा, 2 वाक्य जब जुटेगा, तब वहां पे मिश्र वाक्य की परिकल्पना होगी। जवाब आपका बी नंबर होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभी मैं आपको एग्जांपल थोड़ा देर बताया था समास का। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यह सब सभी के सभी, प्रतिदिन, सभी के सभी अव्ययी भाव समास है। चूंकि इसके प्रथम पद यथा जो है अव्यय है। बहुब्रीहि समास जो एक खास भाव दे, बहुब्रीहि, लंबोदर, गजानन, चतुर्भुज, सदानन। तत्पुरुष समास जिसके द्वितीय पद प्रधान हो, राजपुत्र, है ना। कर्मधारय समास जिसमें उपमान उपमेय, विशेषण और विशेष की चर्चा हो, एक विशेष हो जिसका विशेषता बताया जाए और एक विशेषण हो जो किसी की विशेषता बताए, जैसे नील कमल, है ना, नीलांबर, पीतांबर। तो ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। प्रश्न यहां पूछ रहा था यथाशक्ति जो अव्ययी भाव समास हो गया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध जो है तो वो है, लेकिन गलत वाला को पहचानना है। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, सही है, वाक्य सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, वाक्य सही है, शुद्ध है, इसलिए ये नहीं होगा। आत्मा अमर है, वाक्य सही है, शुद्ध है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं होगा माय डियर, घट गई है, कीमत स्त्रीलिंग है, इकार होगा, इसलिए अशुद्ध वाक्य जो है 1 नंबर है। जवाब 1 हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा की रचना किससे होती है? तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से भी बनता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। तो क्रिया, विशेषण और जातिवाचक संज्ञा सभी से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जवाब आपका होगा माय डियर डी नंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान दीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने के नहीं, वह दंड पाने के योग्य है। यह गलत है, इसलिए यह जवाब नहीं होगा। वह लड़की को बुलाओ, वह लड़की नहीं होगा माय डियर, उस लड़की को बुलाओ, इसलिए यह भी वाक्य शुद्ध है। हमें शुद्ध खोजना है। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र क्या किया? प्रदान किया, प्रदान नहीं अर्पित किया। अभिनंदन पत्र को अर्पित किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता है।
तो यह भी हमारा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य सी नंबर है, मैं गाने का रियाज करता हूं चाहे गाने का अभ्यास करता हूं। जवाब सी नंबर हो जाएगा। अंतिम 25वें प्रश्न जो है वह यह है, सपना क्या है? हर एक व्यक्ति सपना देखता है, विद्यार्थी भी सपना देखते हैं कि हम अपनी परीक्षाओं में या जो हमारी चाहत है उसमें कामयाब हो। यदि आप शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखे हैं, सपना पाले हैं, तो मैं शिक्षक बनूं, ये हमारी सपना है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है सपना क्या है? तो सपना जो है नयन सेज पर, नयन की तुलना सेज से किया गया है माय डियर। नयन सेज पर क्या है? सोया हुआ आंख का पानी। जैसे एक सोई हुई आंख है, कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसके आंख में जो पानी है वही पानी के समान ही, आंख के पानी के समान ही सपना है। मतलब सपना की तुलना आंख के पानी से किया गया है। कब गिर जाए, कब टूट जाए, है ना, कहना मुश्किल है। सपना टूट भी जाती है, अक्सर सपना झूठ भी जाती है, और जब सपना टूट जाती है तो दिल रूठ जाती है, जब सपना झूठ जाती है तो मुकद्दर मिल जाती है। तो श्लेष अलंकार, जब कोई काव्य धाराओं में या कोई पंक्ति में या कोई वाक्य में एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो तब श्लेष अलंकार कहते हैं। व्यंजन वर्ण का जब रिपीटेशन होता है, बारंबारता आती है तो अनुप्रास। रूपक, जब दोनों चीजों के बीच में बिल्कुल समानता हो तब रूपक। उत्प्रेक्षा, जब उपमान और उपमेय के बीच में ऊंचा नीचा दिखाया जाए तो उत्प्रेक्षा। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सपना को बिल्कुल आंख का पानी कहा गया है, मतलब दोनों के बीच में कोई विभेद नहीं है। ऐसी समानता है जिसमें कोई विभेद नहीं, कोई भेद नहीं है। सपना जो है वो आंख का पानी, आंख का पानी क्या है? एक सपना है। तो यहां पे रूपक अलंकार है। तो 25 का जवाब आपका माय डियर क्या हो जा रहा है? डी नंबर हो जा रहा है। तो माय डियर, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप यूनिक, जो अभी जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग हिंदी की डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिक की टेस्ट पास आप खरीद सकते हैं, जिसमें 5000 से प्लस विभिन्न प्रकार की टेस्ट से आप होकर गुजर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की वहां पे टेस्ट सीरीज चलती है। आप यूनिक टेस्ट पास लेकर के, पास बनवा करके 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बना सकते हैं, नए मॉडल सेट दे सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे आप जाकर के टेस्ट पास ले सकते हैं। यूनिक ज्ञान ऐप पे आए हुए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप जो है सेशन के बारे में अपनी राय देंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस लाइन नंबर पे 8434897582 पे आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में जब कुछ आपको नहीं समझ में आए, ऐसे नहीं कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत स्वागत। ऐसे ही आप हमारी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।